नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अनलॉकडाउन फेज का ये पहला 10 ईयर चल रहा है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़रूरी काम से ही, आवश्यक काम से ही अपने घरों से निकलते होंगे और अपने अपने घरों में आप स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। यहाँ आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है हमारा, भारत और चाइना के बीच का एक विवादित संबंध जो अब वर्तमान स्थिति में दिखाई दे रहा है। अभी आप लोगों ने गलवान घाटी के मुद्दे को तो सुना होगा। पूर्वी लद्दाख में 15 जून की रात में दो देशों की सैनिकों के बीच में कुछ हिंसक झड़प या आपस में एक वायलेशन क्रिएट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के 20 सैनिकों को शहादत प्राप्त हुई। ये जो हिंसक झड़प है ये लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में गलवान घाटी में हुई और गलवान घाटी के संबंध में हम जब कोरोना काल से लड़ रहे थे तो अप्रैल में चाइना की सेना ने LAC के अनुबंध को तोड़ते हुए गलवान घाटी के पास और उसके समीप आना शुरू कर दिया। ये उनकी एक सुनियोजित योजना के अंतर्गत हुआ और जब भारत के सैनिकों ने ऐसा करने से उन्हें मना किया तो उस प्रतिवाद में चाइना के भी कई सैनिक मारे गए। अब यहाँ गलवान घाटी के मुद्दे के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और चाइना के संबंधों को देखा जा रहा है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब ये अटकलें, ये संभावनाएं अब उत्पन्न हो रही हैं कि भारत और चाइना के बीच में कभी भी युद्ध हो सकता है। भारत ने भी अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ा दिया है और चाइना के साथ जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की सारी सीमाओं को चुस्त और दुरुस्त कर दिया गया है। तो देखा जाए तो भारत में कभी भी वार जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो क्या यदि भारत में चाइना के साथ वार होता है तो हमारे यहाँ क्या आपात उपबंध या इमरजेंसी प्रोविज़न है? क्या इन इमरजेंसी प्रोविज़न को हम समझ सकते हैं कि यदि भारत और चाइना के साथ युद्ध होता है तो किस तरह का राष्ट्रीय आपात, किस तरह की नेशनल इमरजेंसी लागू की जाएगी? हम यहाँ चाइना और हिंदुस्तान के बीच में किसी राजनीतिक संबंधों की बात या राजनीतिक विश्लेषण की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ हमारे संवैधानिक पहलुओं की बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में आपात उपबंध क्या है, व्हाट इज़ द इमरजेंसी प्रोविज़न इन इंडिया। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का हमारा लीगल टॉपिक, नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। दोस्तों, भारत के संविधान में जो इमरजेंसी प्रोविज़न है वो आपके पार्ट 18 भाग 18 में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक प्रावधानित है, प्रोवाइड है। यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा जो हमारा इमरजेंसी प्रोविज़न है ये 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, जिसे हम राष्ट्रीय आपात कहते हैं। दूसरा है आर्टिकल 356, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम राज्य आपात कहते हैं। और तीसरा है आर्टिकल 360, जिसको हम फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात कहते हैं। भारत का जो संविधान है वो तीनों ही स्थिति में भारत में आपात लागू करने के संबंध में भाग 18 में प्रावधान करता है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इमरजेंसी। यदि चाइना के साथ हमारा वॉर होता है या चाइना हमारे अगेंस्ट किसी प्रकार से कोई आक्रमण करता है तो कैसे भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल इमरजेंसी उद्घोषित होगी और कैसे ये इमरजेंसी ख़त्म होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेशनल इमरजेंसी को कवर करता है। किसी भी प्रकार से हम स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी के संबंध में इस टॉपिक पे इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। तो आज हम सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे कि राष्ट्रीय आपात के संबंध में, नेशनल इमरजेंसी के संबंध में क्या कहता है भाग 18 और क्या कहता है भारत का संविधान। भारत के राष्ट्रीय आपात के इतिहास को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री ऑफ द नेशनल इमरजेंसी इंडिया। भारत के राष्ट्रीय आपात में 3 नेशनल इमरजेंसी जो है हमें दिखाई देती है। पहली जो नेशनल इमरजेंसी है वो 26 अक्टूबर 1962 से लगी और ये जो नेशनल इमरजेंसी है ये भारत में चीन की सेना के आक्रमण के कारण लगाई गई।
तात्कालिक राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने 26 अक्टूबर 1962 में चाइना के द्वारा जो हमारे यहाँ आक्रमण हुआ था, तो बाह्य आक्रमण के कारण ये इमरजेंसी प्रोनाउंस की, डिक्लेयर की, और 10 जनवरी 1968 तक ये इमरजेंसी चलती रही। इस दौरान में हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी इसका खूब फ़ायदा उठाया और सितंबर 1965 से हमारा एक वॉर पाकिस्तान के साथ हुआ और इस वॉर में हमें जीत प्राप्त हुई और जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते से ये मसला हल हो गया। ये हमारा फर्स्ट पीरियड है जिसमें 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रीय आपात लागू किया गया और ये फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया का पहला पीरियड था। इसके बाद जो हमारी सेकेंड इमरजेंसी थी वो दिसंबर 1971 को घोषित की गई। इसका कारण आप सभी जानते हैं कि इस समय भारत का और पाकिस्तान का एक वॉर हुआ और इस युद्ध के कारण भारत में फिर से हमने एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की और ये नेशनल इमरजेंसी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो जाने से शुरू हुई और भारत में सेकेंड इमरजेंसी चल ही रही थी। इसी दौरान में भारत में फिर से तीसरी इमरजेंसी लागू कर दी गई। अब हम बात करते हैं तीसरी इमरजेंसी की। तो भारत में जो तीसरी इमरजेंसी थी वो 25 जून सन 1975 से शुरू हुई और 23 मार्च 1977 को समाप्त हुई। अब हम तीनों इमरजेंसी का जो रीज़न था, जो कारण था, उसको हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहली जो इमरजेंसी थी वो बाह्य आक्रमण के कारण हुई। जो दूसरी इमरजेंसी थी वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में वॉर से हुई और जो तीसरी इमरजेंसी है वो भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाई गई। तो ये हमारा भारत का इतिहास है जिसमें हम भारत में इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपात जैसी चीज़ें देखते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के और चाइना के तात्कालिक संबंधों में यदि चाइना और भारत का वॉर होता है या चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया तो हम किस प्रकार से राष्ट्रीय आपात भारत में लगाएंगे और क्या प्रावधान हमारे संविधान के हैं, इन्हें समझते हैं और साथ ही साथ इन बातों को भी समझेंगे कि यदि राष्ट्रीय आपात घोषित होता है तो किस तरह से हमारा संवैधानिक तंत्र परिवर्तनशील हो जाता है और किस तरह से हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन से यूनिटल कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं और संघीय संविधान एकात्मक संविधान बन जाता है। यहाँ हम बात करते हैं आर्टिकल 352 में और आर्टिकल 352 में जब भी हम बात करते हैं राष्ट्रपति के आपात घोषणा के संबंध के अधिकारों के बारे में, तो सबसे पहले आप इसके रीज़न को समझें। जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को यह समाधान होता है कि भारत में या भारत की सुरक्षा संकट में आ गई है और ये जो सुरक्षा जो संकट में आई है वो किसी युद्ध के कारण या किसी बाह्य आक्रमण के कारण या किसी सशस्त्र विद्रोह के कारण, मतलब भारत में वॉर जैसी स्थिति या एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्स रिबिलियन जैसा कोई भारत में स्थिति आ गई है, यहाँ राष्ट्रपति जो है नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले याद रखना है कि इन्हीं तीन कारण से, इन्हीं तीन रीज़न से राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि यहाँ ऐसा नहीं है कि युद्ध भारत में शुरू हो गया हो तभी नेशनल इमरजेंसी शुरू की जाए या बाह्य आक्रमण जो है भारत में शुरू हो गया हो तो ही नेशनल इमरजेंसी शुरू की जाए या यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया हो तो ही नेशनल इमरजेंसी शुरू की जाए। यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि अगर भारत की सुरक्षा संकट में है और युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की विद्यमान स्थिति वर्तमान में नहीं है पर एक आशंका है कि युद्ध छिड़ सकता है, बाह्य आक्रमण हो सकता है या सशस्त्र विद्रोह जो है वो यहाँ पर हो सकता है और हमें वर्तमान में नेशनल इमरजेंसी लगाना जरूरी है, तो भी राष्ट्रपति यहाँ पर जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न से आप बिल्कुल दूर रहिएगा कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति विद्यमान होने पर ही राष्ट्रपति जो है यहाँ नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करेंगे। यहाँ विद्यमान स्थिति की युक्त संभावनाओं के आधार पर भी जो है नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित की जा सकती है। यहाँ उद्घोषणा का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो क्षेत्र होगा वो आपकी जो नेशनल इमरजेंसी है वो संपूर्ण भारत में लगाई जा सकती है या भारत
राज्य के किसी राज्य क्षेत्र में एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी इन इंडिया, मतलब यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है और कई लोग यहाँ पर जो है अपने कंसेप्ट को ख़राब कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए, ठीक है, मैं इंडिया की बात करता हूँ, आप यहाँ पर अगर, ठीक है, यहाँ से लेकर इस टेरिटरी की बात करेंगे तो ये टेरिटरी जो है हमारे पाकिस्तान से घिरी हुई है। यहाँ से लेकर हम इस टेरिटरी की बात करेंगे तो ये टेरिटरी जो है चाइना के साथ घिरी हुई है, ये टेरिटरी जो है अफ़गानिस्तान से घिरी हुई है, ये टेरिटरी जो है नेपाल से है, और ये टेरिटरी जो है भूटान से है, और यहाँ पर ये टेरिटरी जो है आपकी श्रीलंका से है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना होगा कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो किस तरह से काम करती है। तो यहाँ मैं नेचर ऑफ इमरजेंसी को पहले आपको बताना चाहूँगा कि युद्ध और बाह्य आक्रमण ये हमारी बाह्य आपातकाल स्थिति कहलाती है, और जो सशस्त्र विद्रोह है ये हमारी इंटरनल इमरजेंसी कहलाती है, आंतरिक आपात स्थिति कहलाती है। और आपको ये भी याद रखना होगा कि जो सशस्त्र विद्रोह है इसके पहले जो है हम एक शब्द का इस्तेमाल करते थे, आंतरिक अशांति, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस। हमारे संविधान के 44वें संविधान संशोधन में सन 1978 में 1978 में, ठीक है, आंतरिक अशांति जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था इसको हटा दिया गया और इसको हटा के हमने सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, आर्म्स रिबेलियन वर्ड को जोड़ा, क्योंकि जो हमारी तीसरी इमरजेंसी थी सन 1975 से लेके 1977 तक, जिसे हम जो है ब्लैक एरा मानते हैं हमारे हिस्ट्री का, वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाई गई थी। तो 44th अमेंडमेंट के बाद जो है यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह ये शब्द को जोड़ा गया। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा कि युद्ध और बाह्य आक्रमण ये हमारी एक्सटर्नल इमरजेंसी कहलाती है, और जो सशस्त्र विद्रोह है ये हमारी इंटरनल इमरजेंसी कहलाती है। अब यहाँ ये समझिए कि संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र जैसा शब्द क्यों लिखा गया है। जैसा एक उदाहरण देता हूँ मैं, वर्तमान स्थिति में हमारे चाइना के साथ संबंध खराब है। अब मान लीजिए चाइना जो है अगर वॉर की स्थिति में आता है या, ठीक है, बाह्य आक्रमण की स्थिति में आता है तो कौन कौन से राज्य प्रभावित होंगे या कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित होगा। तो यहाँ लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, यहाँ आप इस चीज़ को समझिए कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ पर ये क्षेत्र जो है ज़्यादा संवेदनशील होंगे अपेक्षाकृत केरल के। तो यदि मान लीजिए युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति आती है, यह जरूरी नहीं है कि आर्टिकल 352 के अनुसार पूरे भारत में इमरजेंसी एक साथ लगाई जाए। तो यहाँ पर जो है विकल्प दिया गया है कि यदि मान लीजिए कोई एक्सटर्नल इमरजेंसी कंडीशंस हमारे यहाँ आ गई है, युद्ध या बाह्य आक्रमण होने की संभावना है, तो हम उन राज्य क्षेत्र में जो हमारे सीमावर्ती अन्य देशों के राज्य क्षेत्र के साथ जुड़े हैं वहाँ पर हम पहले इस इमरजेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में यदि हमें लगता है तो हम पूरे भारत में इस इमरजेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको विस्तार कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि आप पूरे भारत में एक साथ लगा सकते हैं, या दूसरा यहाँ पे लिखा है कि आप किसी राज्य क्षेत्र में लगा सकते हैं। तो ये थी आपकी एक्सटर्नल इमरजेंसी का उदाहरण। अब यहाँ पर हम इंटरनल इमरजेंसी का उदाहरण समझते हैं कि मान लीजिए, ठीक, आपके छत्तीसगढ़ में किसी कारण से सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति विद्यमान हो जाती है। इस चीज़ को फिर से समझिएगा कि छत्तीसगढ़ में सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति विद्यमान हो जाती है और इसका पूरा का पूरा प्रभाव जो है छत्तीसगढ़ में ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम किसी दूसरे राज्य में नेशनल इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर करेंगे? मतलब जो प्रभावित क्षेत्र है केवल हम उसी क्षेत्र में इमरजेंसी लगाएं तो हमारे लिए बेहतर होगा। इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा पढ़ते समय कि हम पूरे भारत में इस इमरजेंसी को एक साथ लगा सकते हैं या हम इसे पार्ट में भी लगा सकते हैं, इसके हिस्से हिस्से करके भी लगा सकते हैं। हम उसके किसी राज्य क्षेत्र में लगा सकते हैं और राज्य क्षेत्र के बाद फिर हम उसे विस्तारित कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमारे चाइना के साथ में जिस प्रकार से, ठीक है, संबंध चल रहे हैं, तो हम लद्दाख, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके साथ नेपाल के बॉर्डर के साथ लगे हुए जो हमारे राज्य क्षेत्र हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है, तो हम यहाँ पर जो है पहले इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद अगर लगता है राष्ट्रपति को कि भाई बाकी जगह पर जो है नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जानी चाहिए, उद्घोषित की जानी चाहिए, तो की जा सकती है। तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हमने यहाँ पे रखी है कि हम पूरे भारत में एक साथ लगा सकते हैं या
किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग पर या राज्य क्षेत्र पे हम इसको लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी उद्घोषणा की कि कैसे नेशनल इमरजेंसी प्रोनाउंस की जाती है, कैसे नेशनल इमरजेंसी की घोषणा होती है। तो यहाँ पर आप इस फार्मूले को समझिएगा। मैंने अभी आपको बताया कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का राइट प्रेसिडेंट को है, पर प्रेसिडेंट जो है इस नेशनल इमरजेंसी को कैसे डिक्लेयर करेगा? तो जो आपके प्रधानमंत्री और जो आपका मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल का गठन कहाँ होता है? आपका आर्टिकल 75 में। तो यहाँ पर जो आपके प्राइम मिनिस्टर है और उसका जो कैबिनेट है, ठीक है, ये एक लिखित संसूचना या एक लिखित अनुमोदन, इसे हम बोल रहे हैं रिटर्न अप्रूवल, जो है प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है सब्जेक्ट है यहाँ पर, जो कि हमारी जो थर्ड इमरजेंसी थी जिसमें इंदिरा गांधी ने विदाउट कैबिनेट की परमिशन या उनकी सलाह से उस इमरजेंसी को लगाई थी। तो यहाँ पर जो है ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है और जो उनका कैबिनेट है, कैबिनेट में जितने मिनिस्टर्स हैं यहाँ पर ईच एंड एवरी मिनिस्टर का पार्टिसिपेट होना जरूरी है। तो कैबिनेट हमारे जो है प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट है इनके लिखित संसूचना या लिखित अनुमति या लिखित अनुमोदन से वह राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति को समाधान होता है कि यह स्थिति भारत में विद्यमान है, जो कि हमने क्लॉज 1 में पढ़ी है। तब राष्ट्रपति जो है यहाँ पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे। अब यहाँ आपको यह भी याद रखना होगा कि राष्ट्रपति ने जिस दिन राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है तो वो राष्ट्रीय आपात केवल 1 महीने तक प्रवृत्त रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा या इसके बाद के प्रोसीजर क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब 1 महीने के भीतर यहाँ पर याद रखिएगा कि हम जब भी संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में शब्दों की बड़ी कीमत है। तो यहाँ पर विदिन 1 मंथ, मतलब यदि मान लीजिए कि 25 जून को, ठीक है, प्रेसिडेंट ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा जारी कर दी है, तो यहाँ से 1 महीने के अंदर ये जो टाइम पीरियड है, ये 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, पर ये मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है ये 1 मंथ का है। तो विदिन 1 मंथ आपको लोकसभा और राज्यसभा, जो हमारे दोनों हाउसेस हैं, ठीक है, यहाँ से उन्हें अनुमति या अप्रूवल लेना होगा। तो विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर हमें संसद से अनुमति लेनी होगी और संसद की अनुमति हमें पृथक पृथक रूप से लेनी होगी। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जब भी आप ऐसी अनुमति लेंगे तो आर्टिकल 352 का क्लॉज 4 और 6 को साथ में पढ़े। आर्टिकल 352 क्लॉज 4 ये कहता है कि संसद से अनुमति जो है आवश्यक है और ऐसी अनुमति मिलने के बाद ही वो 1 महीने के बाद एक्सटेंड होगी। तो यहाँ पर जो है संसद की अनुमति आवश्यक है। यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा कि यदि आपात की उद्घोषणा जो है अभी इन्फोर्सिबल है, प्रवर्तन में है, और इस बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो नई लोकसभा के आने के 30 दिन के अंदर जो है आपको नई लोकसभा से अनुमति लेना होगा। इसके साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि हमारा क्लॉज 6 जो है वो क्या कह रहा है। तो जब भी ऐसा अप्रूवल हमें लेना होगा तो इस अप्रूवल में याद रखिएगा कि जो भी आपकी जो सदन की, ठीक है, संख्या है, इसके बहुमत। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले ये बोल रहा है कि जो भी सदन की जो संख्या है उसके बहुमत, फिर आगे ये बोल रहा है यहाँ पर उपस्थित, ठीक है, सदस्यों के 2/3 से ये प्रस्ताव पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपको इस मेथड को भी समझना होगा कि ये मेथड कहता क्या है। चलिए अब नेशनल इमरजेंसी के टेन्योर या कालावधि की बात करते हैं कि इसकी कालावधि या, ठीक है, ये किस तरह से एक्सटेंड होगा। तो जैसे ही संसद का उसे अनुमोदन प्राप्त हो गया, अनुमति प्राप्त हो गई, तो यहाँ पर जो है वो राष्ट्रीय आपात 6 महीने तक के लिए प्रवृत्त रहेगा, इन्फोर्स हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ग्रीन मार्क लगाया है। इस ग्रीन मार्क को आप समझिए, यहाँ ये कह रहा है कि जैसे ही ये 6 महीना खत्म हो रहा है, यहाँ पर भी विदिन 6 मंथ है, तो जैसे ही ये 6 महीने खत्म हो रहा है फिर हमें इसी लास्ट प्रोसेस में जाना होगा। मतलब हर 6 महीने के पहले हमें संसद का अनुमोदन या उसका अप्रूवल लेना होगा, और यदि संसद ने अनुमति या अनुमोदन नहीं दिया है तो अगले 6 महीने के बाद, ठीक है, वह राष्ट्रीय आपात स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को याद रखना होगा कि कोई भी नेशनल इमरजेंसी 6 महीने, फिर अनुमति यहाँ पर अप्रूवल लेना होगा, फिर 6 महीने,
फिर यहाँ अप्रूवल लेना होगा, फिर 6 महीने तक चलेगी, और ऐसे करते करते हम नेशनल इमरजेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। पर अगर इन 6 महीने के बीच में फिर वही प्रिंसिपल आएगा कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तब यहाँ पर हमें फिर नई लोकसभा के आने के बाद 30 दिन के अंदर उसकी अनुमति या उसका अप्रूवल लेना होगा। यहाँ नेशनल इमरजेंसी के इस कालावधि के सिद्धांत को अच्छे से याद रखिएगा कि कोई भी नेशनल इमरजेंसी 6 महीना, फिर आपको उसके पहले अप्रूवल लेना होगा, फिर 6 महीना, फिर उसके लिए आपको अप्रूवल लेना होगा। इस तरह से ही एक्सटेंड की जा सकती है। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए या 6 महीने से अधिक के लिए भारत में नेशनल इमरजेंसी नहीं लागू हो सकती है। इस सिद्धांत से ही हम नेशनल इमरजेंसी को एक्सटेंड करते रहेंगे। इसका मतलब यह है कि अब भारत के राष्ट्रपति और जो भारत के प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है, वो अपनी मनमानी या अपने मनमाना अनुसार जो है नेशनल इमरजेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकते। पार्लियामेंट या संसद का अनुमोदन उनके लिए हर 6 महीने में आवश्यक होगा। अब हम नेशनल इमरजेंसी में इसके प्रभाव की बात करते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आर्टिकल 83 क्लॉज 2 को आप याद रखिएगा। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो लोकसभा होती है, इस लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये सामान्यतः 5 साल का होता है। ये आपको याद रखना होगा कि लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। पर आर्टिकल जो है 83 क्लॉज 2 में ये प्रोविज़न दिया गया है कि यदि राष्ट्रीय आपात जो है किसी प्रकार से विद्यमान है और इस राष्ट्रीय आपात के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है जब तक राष्ट्रीय आपात घोषणा में है। आपको आर्टिकल 83 क्लॉज 2 अच्छे से याद रखना होगा। इसका प्रोविज़ो कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा में है तो लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इसके बाद आपको आर्टिकल 353 और आर्टिकल 250 ये दोनों को समझना होगा। आप सभी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो अर्धसंघीय संविधान है और राज्यों को और केंद्र को अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कानून बनाने का समान अधिकार है। तो यहाँ पर आपको केंद्र राज्य संबंधों को समझना होगा। अब केंद्र राज्य संबंधों के अनुसार केंद्र के पास अपनी कार्यपालिका और अपनी व्यवस्थापिका है, इसी तरह से राज्य के पास राज्य की अपनी कार्यपालिका और अपनी व्यवस्थापिका है। पर चूंकि यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो नेशनल इमरजेंसी जो है घोषित हो चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 250 की। तो आर्टिकल 250 में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि राष्ट्रीय आपात जो है घोषणा में है तो केंद्र के पास राज्य के कानून बनाने की शक्ति अंतर्निहित रूप से आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि केंद्र जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है और यहाँ भारत का संविधान जो है यूनिटरल कॉन्स्टिट्यूशन एकात्मक संविधान की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। इसके साथ आर्टिकल 353 भी आपको याद रखना होगा कि जब राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा में है तब यहाँ पर राज्य जो है उसकी कार्यपालिका की जो शक्ति होगी और उसकी जो विधायी शक्ति है, कानून बनाने की शक्ति है, वो केंद्र के पास निहित हो जाएगी। इस प्रकार से केंद्र सरकार उस राज्य की समस्त कार्यपालिका और व्यवस्थापिका शक्ति का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर जो है आर्टिकल 353 भी यूनिटरल कॉन्स्टिट्यूशन या एकात्मक संविधान का बहुत अच्छा उदाहरण हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो है हम आर्टिकल 358 और 359 की बात करते हैं, पर आपको यहाँ पर याद रखना होगा 44th अमेंडमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है हमारे लिए, क्योंकि बिफोर 44 अमेंडमेंट जो है हमारे यहाँ कंडीशंस अलग थी। अब बिफोर 44 अमेंडमेंट जो है वो कंडीशन ये थी कि जब राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा में है तो सभी व्यक्तियों के मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे और मूल अधिकार जो है उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। पर 44वें संविधान संशोधन के बाद अब स्थिति बदल गई है। तो पहले अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल जो है हमारे 358, जो हमारा आर्टिकल 19 है वो अपने आप यहाँ पर जो है सस्पेंड हो जाएगा, यहाँ पर जो है लंबित हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा सस्पेंड वर्ड यूज किया गया है। जब तक राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जो है वापस लेने वाली नहीं होगी तब तक जो है आर्टिकल 19 का आप यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो है 44 अमेंडमेंट के बाद क्या चेंजेस हुए हैं, तो आर्टिकल जो है 359 में याद रखिएगा आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, तो यहाँ पर जो है 2 आर्टिकल यहाँ पर जो है 44 अमेंडमेंट में ऐड किए गए कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, मतलब आर्टिकल 20 और 21 जो है किसी प्रकार से किन्हीं भी राष्ट्रीय आपात की किन्हीं भी परिस्थितियों में यह सस्पेंड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर
ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो हमारे भाग 3 में दिए गए हमारे मूल अधिकारों को सस्पेंड कर सकता है और उसे तब तक के लिए सस्पेंड कर सकता है जब तक राष्ट्रीय आपात जो है उद्घोषणा में है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन था कि जब हमारी थर्ड इमरजेंसी थी, जब हमने 1975 से लेकर 1977 में 21 महीने की जो इमरजेंसी देखी है, उसमें आंतरिक अशांति का दुरुपयोग किया गया, लोगों के मूल अधिकारों का हनन किया गया, लोगों को अनावश्यक रूप से जो है गिरफ्तार किया गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें दिखाई देते हैं जहां पर सरकार ने आर्टिकल 20 और 21 का पूर्ण रूप से इसका दोहन किया था। इसलिए 44वें संविधान संशोधन में अब यह प्रावधान कर दिया गया है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है, ये 2 आर्टिकल कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, राष्ट्रपति इन्हें सस्पेंड नहीं कर सकता है। तो वर्तमान स्थिति में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अगर किसी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना है या उसे कुछ समय के लिए लंबित रखना है तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 359 में इसका यूज या इसका उपयोग कर सकता है। तो ये था हमारा इमरजेंसी प्रोविजन, जिसमें हमें एक साधारण रूप से ये मालूम होना चाहिए कि अगर वर्तमान में अगर चाइना के साथ युद्ध होता है तो किस तरह की प्रक्रिया जो है वर्तमान में इस्तेमाल या उपयोग में लाई जाएगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि अगर मान लीजिए राष्ट्रीय आपात घोषित हो चुका है तो क्या इसे वापस भी लिया जा सकता है, क्या इसे वापस लेने की कोई प्रक्रिया है? तो यहाँ आपको याद रखना होगा कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात घोषित किया है तो इसी तरह कभी भी किसी भी समय राष्ट्रपति जो है बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति कभी भी अपनी उद्घोषणा वापस ले सकता है। यहाँ पर कोई इसका फॉर्मेट नहीं है कि उन्हें किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करना होगा, पर हाँ ये उद्घोषणा लिखित में होनी चाहिए। अगर ये लिखित उद्घोषणा राष्ट्रपति की आ जाती है कि उन्होंने आपात उद्घोषणा को वापस ले लिया है, तब यहाँ पर राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाएगा। तो ये थी आपकी पहली कंडीशन जिसमें नेशनल इमरजेंसी जो है वो समाप्त होती है। दूसरी कंडीशन जो है वो इस ग्राउंड की है कि यदि मान लीजिए 6 महीने के अंदर अगर संसद ने किसी भी समय उसको अनुमति देने से इनकार कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपकी नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आर्टिकल 352 के प्रोविजंस को समझने की कोशिश की। चाइना के साथ हमारा युद्ध होगा या नहीं होगा, या चाइना के साथ कोई युद्ध हो भी सकता है नहीं हो सकता है, ये अभी कहना थोड़ा सा कठिन है। पर यदि मान लीजिए कभी भी किसी भी देश के साथ अगर हमारे युद्ध होते हैं या किसी देश ने हमारे ऊपर बाह्य आक्रमण कर दिया है या कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमारा सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति भारत में दिखाई देती है, तो आर्टिकल 352 किस तरह से वर्क करेगी, आर्टिकल 352 किस तरह से काम करेगी, ये आज के वीडियो में समझाने का हमारा एक छोटा सा प्रयास था। आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित रहिए। मैं आपका मेंटर नितिन कुमार नामदेव अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। जल्दी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।